दिलीप कुमार हिंदी फिल्मों का वो दमदार सितारा जिसने अपने 54 साल के फिल्मी कैरियर में एक से बढ़कर एक हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। इन फिल्मों में उन्होंने कई कालजयी चरित्र जिए और इन चरित्रों ने न केवल आम दर्शकों को अपना दीवाना बनाया बल्कि कई एक्टर्स को भी प्रेरणा दी। आज का हमारा यह बेहद रोचक एपिसोड दिलीप कुमार साहब और उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों पर केंद्रित है, जहाँ हम इन फिल्मों के बजट और बॉक्स ऑफिस पर कमाई के बारे में दिलचस्प बातें जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1957 में आई उस फिल्म से जिसमें पूंजीवादी ताकतों पर जोरदार प्रहार किया गया है, जिसमें दिलीप कुमार और वैजंती माला का रोमांस देखते ही बनता है और जिसके गाने आज भी बड़े चाव से सुने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म नया दौर की, जिसे निर्मित और निर्देशित किया था B.R. चोपड़ा ने तथा इसकी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे दिलीप कुमार, वैजंती माला, अजीत, जीवन और जॉनी वॉकर साहब। उड़ता जाले का पीछा छोड़ मुझ मतवाली का रूप कहाँ नहीं जाए नखरे वाली का सारे ढूंढे रास्ता पुतवाली का उड़े जब जब सुल्फे तेरी कवरियों का दिल मचले। फिल्म नया दौर साल 1957 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के दूसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 25 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म मदर इंडिया, जिसने 4 करोड़ रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म प्यासा, जिसने 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। बताता चलूं कि फिल्म नया दौर बॉक्स ऑफिस पर तो बेहद कामयाब रही, लेकिन इसने दिलीप कुमार के निजी जीवन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि B.R. चोपड़ा ने इस फिल्म के नायक नायिका के तौर पर शुरू में दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी को लिया था, जो उन दिनों सबसे चर्चित लव कपल हुआ करते थे। दोनों पिछले 9 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और एक दूसरे को अंगूठियां तक भी पहनाई थी, लेकिन वर्षों तक एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाने वाले दिलीप कुमार और मधुबाला का यह रिश्ता आखिरकार एक फिल्म के लिए टूट गया। हुआ कुछ यूँ कि दिलीप कुमार और मधुबाला को निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा ने जब अपनी फिल्म नया दौर के लिए साइन किया, जिसकी शूटिंग इंदौर में होनी थी, तो इसके लिए मधुबाला के पिता अताउल्ला खान साहब तैयार नहीं हुए। उन्होंने B.R. चोपड़ा से कहा कि वो फिल्म की शूटिंग बम्बई में ही सेट लगाकर कर लें। असल में अताउल्ला खान दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्ते के खिलाफ थे, इसलिए अपनी बेटी को नजर से दूर करना नहीं चाह रहे थे। उधर मधुबाला फिल्म का साइनिंग अमाउंट ले चुकी थी, लेकिन अपने पिता के दबाव में आकर उन्होंने भी इंदौर जाने से मना कर दिया। इससे नाराज B.R. चोपड़ा ने मधुबाला की जगह वैजंती माला को साइन कर लिया। जब अताउल्ला खान को ये बात पता चला तो उन्होंने कोर्ट में B.R. चोपड़ा के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस कर दिया। इसके बाद B.R. चोपड़ा ने उल्टा मधुबाला और उनके पिता पर मानहानि का दावा ठोक दिया। इस घटना से दिलीप कुमार बेहद धर्म संकट में पड़ गए, लेकिन कानूनी तौर पर उन्होंने B.R. चोपड़ा का साथ दिया और मधुबाला के खिलाफ गवाही दी। इस तरह से महज एक फैसले के कारण इन दोनों का रिश्ता मुकम्मल अंजाम तक पहुँचने से पहले ही खत्म हो गया। अब बात की जाए साल 1958 में आई उस फिल्म की, जो पुनर्जन्म जैसे उलझे हुए विषय पर बेहद सरलता से बात करती है, जिसके चर्चे उस समय न केवल भारत में हुए बल्कि विदेशों में भी फिल्म का गहरा प्रभाव रहा और जो द रीइंकार्नेशन ऑफ पीटर प्रॉड जैसी हॉलीवुड फिल्म और महबूबा, कर्ज तथा कुदरत जैसी दर्जनों हिंदी फिल्मों की प्रेरणा बनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म मधुमती की, जिसे निर्मित और निर्देशित किया था बिमल रॉय ने तथा इसकी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे दिलीप कुमार, वैजंती माला, प्राण और जॉनी वॉकर साहब। कौन है वो? आनंद बत्ती, बत्ती आनंद! अरे मत करो, चली जाओ, मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। आज क्यों डरने लगी? याद है वो तूफानी रात? चुप क्यों? फिल्म मधुमती साल 1958 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 40 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर कुल 2 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म चलती का नाम गाड़ी, जिसने 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म यहूदी, जिसने 1 करोड़ रुपए कमाए और यह हिट कहलाई। फिल्म मधुमती के निर्माता निर्देशक बिमल रॉय अपनी फिल्मों की
ज्यादातर शूटिंग इंडोर ही किया करते थे, लेकिन उन्होंने मधुमती की शूटिंग इंडोर नहीं बल्कि आउटडोर किसी हिल स्टेशन के लोकेशन पर करने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने रानीखेत और नैनीताल में 6 हफ्तों का शेड्यूल रखा। नैनीताल के पास घोड़ा खाल में कुछ दृश्यों की शूटिंग के दौरान वहाँ पर काफी धुंध थी और उन दिनों शूटिंग के लिए मॉनिटर न होने के कारण जब नेगेटिव्स को डेवलप किया गया तो पता चला कि आधी से ज्यादा फुटेज धुंध के कारण खराब हो चुकी है। इधर पहले से ही बिमल रॉय काफी कम बजट लेकर चल रहे थे, ऐसे में फिर से उत्तराखंड जाकर दोबारा शूटिंग करना संभव नहीं था। इसलिए नासिक के पास इगतपुरी में वैतरना डैम के पास दोबारा शूटिंग के लिए सेट्स लगाए गए तथा नैनीताल की लोकेशन से मैच करने के लिए कला निर्देशक सुधेंदु रॉय ने नकली चीड़ के पेड़ बनाकर वहां पर खड़े कर दिए। एक विशेष सीन जहां दिलीप कुमार वैजंती माला को ढूंढते हैं उसे इगतपुरी में शूट किया गया था। साथ ही फिल्म का एक बड़ा भाग मुंबई के जंगली क्षेत्र में स्थित आर.के. मिल्क कॉलोनी में शूट किया गया। इन जगहों में नैनीताल जैसे धुंध का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए गैस बमों का सहारा लिया गया। फिल्म का 80% भाग महाराष्ट्र में फिर से शूट किए जाने के कारण बजट लगभग 8 से 10 लाख रुपए अधिक हो गया, जिस कारण निर्माता बिमल रॉय के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। जब दिलीप कुमार को यह पता चला कि बिमल रॉय आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं तो उन्होंने वितरकों के लिए विशेष दोपहर के भोजन और मधुमती की प्रारंभिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की। भोजन पूर्ण होने के बाद दिलीप साहब ने फिल्म के वितरकों से बातचीत की और कहा कि मैं बिमल रॉय की मदद के लिए 70,000 रुपए दे रहा हूँ, क्या आप भी फिल्म में और पैसा लगा सकते हैं। वितरकों के हाँ कहने पर सभी के योगदान से पैसे की कमी को पूरा किया गया और बाद में जब फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई तो सभी ने अपनी लागत फिल्म के मुनाफे से वसूल की थी। अब बात करते हैं साल 1960 में आई उस कालजयी फिल्म की, जिसकी शूटिंग देखने के लिए खुद चीन के राष्ट्रपति आए थे और पाकिस्तान के भावी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो तो घंटों तक सेट पर पड़े रहते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म मुगले आजम की, जिसे निर्मित और निर्देशित किया था के आसिफ ने तथा इसकी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला, दुर्गा खोटे और अजीत साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं अपना बेटा समझिए और फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो प्यार किया, कोई चोरी नहीं की, छुप छुप। फिल्म मुगले आजम साल 1960 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म बरसात की एक रात, जिसने 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म कोहिनूर, जिसने 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह हिट कहलाई। फिल्म मुगले आजम 77 हफ्तों तक लगातार हाउसफुल या भारी भीड़ के साथ बम्बई के मराठा मंदिर में चलती रही थी, लेकिन एक दिन अचानक मराठा मंदिर के मालिक गोलचा सेठ ने फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और निर्माता की मर्जी के खिलाफ फिल्म उतार दी और एक अंग्रेजी पिक्चर लगा दी। इसकी एक वजह थी B.R. चोपड़ा की फिल्म धर्मपुत्र के रिलीज के लिए रास्ता साफ करना। गोलचा सेठ से नाराज होकर फिल्म के फाइनेंसर शाहपुर जी ने कोर्ट में केस कर दिया और फिर से मुगले आजम को जारी रखने का आदेश ले लिया, लेकिन अब भी एक पेच फंसा हुआ था। दरअसल गोलचा सेठ ने तब तक फिल्म का सारा कलेक्शन अपने पास ही रखा हुआ था, जिस कारण फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर को उसका शेयर ही नहीं मिला था। बहरहाल जब विवाद बढ़ने लगा तो गोलचा सेठ ने शेयर रोकने का इशारा कर दिया, जो कि एक खासी मोटी रकम थी। मामले को बिगड़ता हुआ देखकर फिल्म उद्योग से जुड़े हुए कुछ लोगों ने बीच बचाव किया और अदालत के बाहर यह तय किया गया कि गोलचा सेठ फिल्म का शेयर देंगे तथा के आसिफ, शाहपुर जी और मदन कोठारी फिल्म को दोबारा लगाने की जिद नहीं करेंगे। इस तरह मुगले आजम 77 हफ्तों के बाद एक विवाद के चलते मराठा मंदिर से बेवक्त ही उतर गई थी। इस फिल्म का सफर यूं ही बीच राह में रुक जाना एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है कि अगर इस फिल्म को चलने दिया जाता तो यह कब तक चलती रहती। अब बात की जाए साल 1961 में आई उस फिल्म की, जिसे डाकू पर आधारित फिल्मों का पितामह कहा जाता है और जिसे देखकर ही दीवार और शोले जैसी कालजयी फिल्मों का निर्माण किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म गंगा जमुना की, जिसे निर्मित किया था दिलीप कुमार ने और निर्देशित किया था नितिन बोस ने, तथा इसकी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे दिलीप कुमार, वैजंती माला, नासिर खान और कन्हैया लाल। मुन्ना, हम घर आए गए मुन्ना, हम घर आए गए मुन्ना। दादा, ना तू न रो, तू न रो।
फिल्म गंगा जमुना साल 1961 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 40 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म जंगली, जिसने 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म घराना, जिसने 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और यह हिट कहलाई। कहा जाता है कि फिल्म गंगा जमुना में दिलीप कुमार ने बतौर निर्माता, लेखक और अभिनेता तो योगदान दिया ही, साथ ही इसमें घोस्ट डायरेक्शन और एडिटिंग भी उन्होंने की थी। यह जानना भी बेहद रोचक है कि इतनी बेहतरीन फिल्म होने के बावजूद यह सेंसर बोर्ड में 6 महीनों तक अटकी रही थी और बाद में बात मुकदमे तक पहुंच गई, जहां उन दिनों के मशहूर वकील रमेश संघवी ने दिलीप कुमार का पक्ष रखा और फिल्म के लिए रिलीज का रास्ता तैयार किया था। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इस फिल्म की तारीफ करते हुए कहते हैं कि इसको देखकर मैंने अभिनय की कई बारीकियों को सीखा, जिससे मुझे कई फिल्मों में मदद मिली। अब बात की जाए साल 1967 में आई उस बेहतरीन फिल्म की, जिसकी सफलता ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जुड़वा किरदारों पर बनने वाली फिल्मों की बहार लाई थी, जिसमें दिलीप कुमार साहब ने अपने ट्रेजेडी किंग के छवि से इतर 2 बेहतरीन किरदार निभाए और कमाल की कॉमेडी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म राम और श्याम की, जिसे निर्मित किया था बी नागी रेड्डी और चक्रपाणी ने, तथा इसके निर्देशक थे चाणक्य। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे दिलीप कुमार, वहीदा रहमान, मुमताज, निरूपा रॉय और प्राण साहब। मुरलीधर मामा की भांजी। रस्सी जल गई और बल नहीं गया। जब भी उनकी आंखों में गुस्सा आता है, डर के मारे मेरे हाथ पैर शल हो जाते हैं। फिल्म राम और श्याम साल 1967 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के दूसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 60 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म उपकार, जिसने 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म फर्ज, जिसने 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। फिल्म राम और श्याम की शूटिंग के दौरान ही 11 अक्टूबर 1966 को दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी भी हुई। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए कहीं बाहर जाने वाले थे, लेकिन फिल्म राम और श्याम के प्रोड्यूसर्स ने उनसे कहा कि आप दोनों मद्रास ही आ जाओ, हनीमून का हनीमून भी और शूटिंग का शूटिंग भी। दिलीप कुमार को यह बात जच गई और वो सायरा बानो को लेकर मद्रास जा पहुँचे, जहाँ उनके लिए एक बड़े होटल में स्वीट बुक कराया गया था। वक्त का तकाजा देखिए कि इन्हीं सायरा बानो ने कुछ समय पहले फिल्म राम और श्याम में हीरोइन बनने का ऑडिशन दिया था, लेकिन दिलीप कुमार ने उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि उनकी उम्र अभी काफी छोटी है। लेकिन वक्त ने फिर करवट बदली, फिल्म में जोड़ी तो नहीं बन पाई, लेकिन असल जिंदगी में दोनों की शादी हो गई। वैसे सायरा बानो ने जिस रोल के लिए ऑडिशन दिया था, वो रोल बाद में मुमताज को चला गया, लेकिन वो भी कोई उम्र दराज नहीं थी, बल्कि मुमताज इस वक्त महज 18 साल की थी। बताता चलूं कि फिल्म राम और श्याम जब बनकर सिनेमा घरों में आई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। फिल्म भारत के साथ साथ सोवियत रूस में भी खूब लोकप्रिय हुई, जहां इसे रूसी भाषा में डब करके 1160 प्रिंट्स के साथ रिलीज किया गया था। इस फिल्म को देखने के लिए उस वक्त रूस में तकरीबन 3 करोड़ लोग सिनेमा घरों में पहुंचे थे। इस तरह से साल 1967 में फिल्म राम और श्याम रूस में दूसरी सर्वाधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। वैसे इस साल रूस में सर्वाधिक कमाऊ हिंदी फिल्म रही थी हमराज। अब बात करते हैं साल 1981 में आई उस फिल्म की, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक काल्पनिक कहानी के जरिए सिनेमा के रूपहले पर्दे पर बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म क्रांति की, जिसका निर्माण, निर्देशन, संपादन और संवाद लेखन किया था मनोज कुमार ने, तथा इसकी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा और परवीन बावी। फिल्म क्रांति साल 1981 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म नसीब, जिसने 7 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और हिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म मेरी आवाज सुनो, जिसने 6 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। फिल्म क्रांति के निर्माण के लिए मनोज कुमार साहब को अपनी संपत्ति का काफी बड़ा हिस्सा गिरवी रखना पड़ा था, ठीक उसी तरह जैसा कि फिल्म मेरा नाम जोकर के निर्माण के लिए राज कपूर साहब ने किया था। हाँ, इन दोनों समान घटनाओं में यह फर्क रहा कि क्रांति जहां ब्लॉकबस्टर रही और मनोज कुमार साहब मालामाल हो गए, वहीं मेरा नाम जोकर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, जिस कारण राज कपूर साहब लगभग दिवालिया हो गए थे। बताता चलूं कि मनोज कुमार अपने युवावस्था से ही दिलीप कुमार साहब से काफी प्रभावित थे और यहाँ तक कि उन्हीं
वहीं की साल 1948 में आई फिल्म शबनम में निभाए गए किरदार से प्रभावित होकर अपना नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी से बदलकर मनोज कुमार कर लिया था। मनोज कुमार की यही तमन्ना थी कि वो कभी अपने आदर्श के साथ काम करें और उनकी यह तमन्ना पूरी हुई साल 1968 में आई फिल्म आदमी से। अब तक मनोज कुमार एक फिल्म निर्माता और निर्देशक भी बन चुके थे, अतः उनकी ख्वाहिश ने और उड़ान भरी और वो ये चाहने लगे कि अपनी किसी फिल्म में वो दिलीप कुमार साहब को निर्देशित करें। आखिरकार मनोज कुमार की यह तमन्ना पूरी हुई फिल्म क्रांति से। हालांकि फिल्म के ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद यह खबर भी उड़ी कि मनोज कुमार फिल्म की सफलता का पूरा सेहरा अपने सिर बांध रहे हैं और इससे दोनों कलाकारों के बीच अनबन हो गई है। अब बात करते हैं साल 1982 में उस फिल्म की जिसने हमें हिंदी फिल्मों के दो सबसे बेहतरीन अभिनेताओं का पिता पुत्र के रूप में लाजवाब टकराव देखने को दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म शक्ति की, जिसे निर्मित किया था मुशीर रियाज ने तथा निर्देशित किया था रमेश सिप्पी ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार और स्मिता पाटिल। फिल्म शक्ति साल 1982 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 8वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को बिलो एवरेज घोषित किया गया था। बात करें इस साल के शीर्ष 3 कमाऊ फिल्मों की तो पहले स्थान पर रही फिल्म विधाता जिसने 8 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म प्रेम रोग जिसने 6 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म नमक हलाल जिसने 6 करोड़ रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। फिल्म शक्ति के बॉक्स ऑफिस पर बुरे प्रदर्शन को लेकर जावेद अख्तर बताते हैं कि उन्होंने दिलीप कुमार के बेटे वाली भूमिका अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर नहीं लिखा था, लेकिन एक तो डिस्ट्रीब्यूटर्स की मांग और दूसरी खुद अमिताभ बच्चन के दिलीप कुमार के साथ काम करने की इच्छा, ऐसे में यह रोल अमिताभ बच्चन को दे दिया गया। लेकिन यह भूमिका कुछ इस तरह से लिखी गई थी जिसमें दिलीप कुमार का किरदार अमिताभ बच्चन के किरदार पर भारी थी। ये वो समय था जब अमिताभ वन मैन आर्मी बन चुके थे। ऐसे में उनके फैंस को उम्मीद थी कि उन्हें अमिताभ दिलीप कुमार के समांतर भूमिका में देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नतीजन फिल्म को उनके डायहार्ड फैन भी नहीं पचा सके। वैसे फिल्म की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार को यह एहसास हो गया था कि फिल्म में उनका किरदार अमिताभ के किरदार को ओवरशैडो कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो किसी कलाकार के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, लेकिन दिलीप कुमार उन लोगों में थे जो खुद की जीत से ज्यादा टीम के जीत पर यकीन करते थे। ऐसे में उन्होंने रमेश सिप्पी और सलीम जावेद को कहानी में कुछ बदलाव करके बाप बेटे के किरदारों को दो भाइयों के किरदारों में ढालने के लिए कहा, लेकिन सलीम जावेद ने कई समस्याएं गिनवा कर ऐसा करने में असमर्थता जता दी। दिलीप कुमार की ही तरह अमिताभ बच्चन ने भी रमेश सिप्पी को सलाह दिया कि उनके किरदार को फिल्म में हमेशा सीरियस दिखाने की जरूरत ही क्या है, हमें फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य भी जोड़ने चाहिए जिसमें यह किरदार हल्का फुल्का कॉमेडी करते हुए भी नजर आए। कहा जाता है कि रमेश सिप्पी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था और इसी के परिणाम स्वरूप फिल्म की बुरी गति हुई थी। याद रहे कि उस समय अमिताभ के प्रशंसकों के लिए एक तरफ जहां नमक हलाल जैसी फिल्म देखने के लिए मिल रही थी जिसमें एक्शन, रोमांस और कॉमेडी का भरपूर तड़का था, वहीं दूसरी तरफ शक्ति में अमिताभ के हिस्से केवल इंटेंस सीन ही आए थे। अब बात की जाए साल 1982 में उस फिल्म की जहां हिंदी फिल्म इतिहास के 3 दिग्गज अभिनेताओं दिलीप कुमार, शम्मी कपूर और संजीव कुमार एक साथ नजर आए थे, जिन्हें साथ मिला था संजय दत्त और पद्मिनी कोल्हापुरे जैसे युवा कलाकारों का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म विधाता की, जिसे निर्मित किया था गुलशन राय ने तथा निर्देशित किया था सुभाष घई ने। फिल्म विधाता साल 1982 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 2 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ रुपए कमाए थे। बजट और कलेक्शन को देखते हुए इसे ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। बात करें इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म की तो वो थी प्रेम रोग, जिसने 6 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म नमक हलाल जिसने 6 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। फिल्म विधाता दिलीप कुमार की लगातार दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म और लगातार दूसरे साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। इससे पहले 1981 में उन्होंने क्रांति जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम किया था। इसी फिल्म से सुभाष घई और दिलीप कुमार की जोड़ी की भी शुरुआत हुई। इसके बाद इन्होंने 2 और फिल्मों साल 1986 की कर्मा और 1981 के सौदागर में साथ काम किया और ये तीनों ही फिल्में गोल्डन जुबली हिट साबित हुई। खैर, जिक्र कर्मा और सौदागर का निकल ही आया है तो इनके बारे में भी बात करनी बनती है। बात करें कर्मा की तो इसका बजट था तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए और यह बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी। अगर साल 1986 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर रही फिल्म कर्मा, दूसरे नंबर पर रही फिल्म नगीना जिसने 4 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की और ब्लॉकबस्टर साबित हुई तथा तीसरे नंबर पर रही फिल्म आखिरी रास्ता जो 4 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई करके सेमी हिट रही। फिल्म कर्मा जब रिलीज हुई थी तो समीक्षकों ने उसे मिली जुली प्रतिक्रिया दी, जहां दिलीप कुमार
कुमार और अनिल कपूर के अभिनय की प्रशंसा हुई, वहीं फिल्म पर देशभक्ति के व्यवसायीकरण का आरोप भी लगा। एक समीक्षा में कहा गया कि नसीरुद्दीन शाह जैसे अभिनेता व्यावसायिक फिल्मों में इतने कमजोर क्यों नजर आते हैं। इन फिल्मों को देखकर लगता ही नहीं कि वो भारत के सबसे बढ़िया अदाकारों में से एक हैं। इसके अलावा फिल्म की अभिनेत्रियों की भी काफी आलोचना हुई, क्योंकि उनकी भूमिकाओं में करने के लिए कुछ भी खास नहीं था। बात करें फिल्म सौदागर की तो यह साल 1991 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के तीसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 4 करोड़ रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 9.25 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म साजन, जिसने 10 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा दूसरे स्थान पर रही फिल्म हम, जिसने 9 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। गौरतलब है कि फिल्म सौदागर की सफलता के बावजूद सुभाष घई ने फिल्म के किसी भी प्रमुख कलाकार के साथ सालों तक काम नहीं किया। दिलीप कुमार ने सौदागर के बाद फिल्मों से लगभग संन्यास ही ले लिया। वहीं राजकुमार ने अपने कैंसर के कारण फिल्मों की संख्या कम कर ली थी। मनीषा कोइराला के साथ सुभाष घई का मनमुटाव हो गया था और दोनों के बीच काफी समय तक बातचीत नहीं हुई। विवेक मुशरान को सुभाष घई अच्छा अभिनेता नहीं मानते थे और विवेक और मनीषा के अगले 3 सालों में रिलीज हुई लगभग सभी फिल्में फ्लॉप हो गयी, जिसके कारण उन्हें साइन करना व्यावसायिक रूप से अच्छा नहीं रह गया। विवेक मुशरान के साथ आखिरकार सुभाष घई ने 14 साल बाद जाकर किसना फिल्म में काम किया था। तो ये थी दिलीप कुमार साहब की 10 बेहतरीन फिल्मों के बजट और कलेक्शन पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। हाल ही में ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज हमने राज कपूर और मनोज कुमार साहब पर भी बनाए हैं। अगर आप उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो उनके लिंक इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोज का भी आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।